अभी लातूर में 2 जगह पर हुआ। लातूर में तो एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा था, 7वीं कक्षा का, उस बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई और लड़के के साथ, और उसका मर्डर हुआ। लातूर के एक हॉस्टल में हॉस्टल के रेक्टर के बेटे ने ही 11वीं 12वीं की बच्ची पर दुष्कर्म किया और उसका मर्डर कर दिया। फडणवीस साहब के रहते इस राज्य में क्या कानून सुव्यवस्था नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में से 7.5 साल फडणवीस साहब एज अ होम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और उन्हीं के इस सारे कार्यकाल में क्राइम रेट जो है वो सबसे ज़्यादा। ये बताना चाहूँगी कि मैं शिवसेना में दाखिल हुई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में कुछ बदलाव है। मैं वही हूँ जो पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। अठन्नी वाले लोग आए दिन पुलिस के बारे में बेतुके बयान देते हैं। कभी कहने लगते हैं कि तुम्हारी मैं ऐसे जगह पर तबादला कराऊंगा कि तुम्हारी बीवी तक को फ़ोन नहीं लगेगा, या फिर कहते हैं कि क्या करोगे मेरा वीडियो बना के, अब जाकर अपनी बीवी को दिखाओगे, जो करना है सो कर लो, अपना बाप सागर बंगले पे। लेकिन कांग्रेस के काल में तो कभी हिंदू आक्रोश मोर्चा नहीं निकला, तो बीजेपी के काल में ये हिंदू आक्रोश मोर्चे क्यों? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ही अच्छी थी भैया, जो हिंदुओं को सुरक्षा दे पा रही थी। बीजेपी तो सुरक्षा देने से रही, बीजेपी तो नहीं सुरक्षा दे पा रही। स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम लोग जो है परली में सुषमा अंधारे जी के घर पर हैं और आपसे रूबरू कराएंगे उनको, जो आज महाराष्ट्र में आयरन लेडी की हैसियत से जानी जाती है, जो बहुत ही रोक ठोक अपनी भूमिका हर बात में रखती हैं। आज हम उनसे कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। एक तो ये बात कि पहली बार हम आपसे रूबरू हो रहे हैं जब से आप शिवसेना की उपनेता बनी हैं, तो उसकी भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है। और अहम जो सवाल आज हम आपसे करेंगे वो ये है कि महिला सुरक्षा के ऊपर जिस तरह से आज पूरे भारत के अंदर, और उस पे से भी महाराष्ट्र के हमने ठाणे में भी देखा कि छोटी छोटी बच्चियों पर जो जुल्म हुआ, उसके बारे में आपकी क्या भूमिका है? आप खुद जो है तो रोड पर आकर आपने जो है तो मांग की है, इस बारे में थोड़ा हमारे चैनल के ऊपर बताएं। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं शिवसेना में दाखिल हुई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में कुछ बदलाव है। मैं वही हूँ जो पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ, आज भी वही हूँ और कल भी वही रहूँगी। और मेरा काम जो है वह हर उस मज़लूम के हक़ के लिए लड़ना है। आज की तारीख़ में पूरे महाराष्ट्र का जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, खासकर वीमेन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेशन की केसेस, उसमें भी जो बड़ी ही मासूम बच्चियां हैं और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है और स्कूलों में चल रहा है। अभी रात में परभणी गंगाखेड़ में एक 13-14 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, तो यह बड़ी चिंताजनक बात है। और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट पुलिसकर्मियों का जो क्या कहेंगे हम उसे, एक डर रहना चाहिए, एक स्टेटस बना रहना चाहिए कि लोग देख रहे हैं, पुलिस हम पर ध्यान रख रही है, पुलिस की नज़र हम पर है, पर वो नहीं हो पा रहा है। और वो क्यों नहीं हो पाता? तो ये जो कुछ ऐसे चवन्नी अठन्नी वाले लोग होते हैं कि जो चवन्नी अठन्नी वाले लोग आए दिन पुलिस के बारे में बेतुके बयान देते हैं। कभी कहने लगते हैं कि तुम्हारी मैं ऐसे जगह पर तबादला कराऊंगा कि तुम्हारी बीवी तक को फ़ोन नहीं लगेगा, या फिर कहते हैं कि क्या करोगे मेरा वीडियो बना के, अब जाकर अपनी बीवी को दिखाओगे, जो करना है सो कर लो, अपना बाप सागर बंगले पे बैठा है। तो ये जो चवन्नी छाप लोग हैं, ये चवन्नी छाप लोग जब ऐसी बेतुकी बयानबाजी करते हैं और इन पर एज अ होम मिनिस्टर, अच्छा बयान देने वाला कौन है? तो सत्ताधारी पार्टी का एमएलए है। और सत्ताधारी पार्टी का एमएलए जानबूझकर एक कौमी फसाद खड़ी करने की कोशिश करता है, जानबूझकर इस तरह की हेटफुल स्पीचेस रखता है। उसके बावजूद
ना होम मिनिस्टर उसे किसी तरह की ताकीद देते हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है, ना किसी तरह की एफआईआर होती है। तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो इतना बोल रहा है और पुलिस इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही, ये तो पुलिस के भी बारे में बोल रहा है और फिर भी पुलिस इसका कुछ नहीं कर पाई, तो हमारा क्या करेगी। तो पुलिस के लिए जो एक डर है, उनका जो रिस्पेक्ट है पुलिस को लेकर, लोगों के मन में जो एक स्टेटस रहता है, वो पूरा आज धुआं धुआं हो गया है। लोगों में वो डर ही नहीं रहा और इसकी वजह से हर कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। और ज़्यादातर संख्या में ये जो छोटी बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ बढ़ी है, ये और ज़्यादा मात्रा में। बदलापुर का एक इंसिडेंट हमारे सामने आया और हम चर्चा करने लगे, वो भी उन पेरेंट ने उतनी हिम्मत दिखाई, लेकिन ऐसे कितने ही वाक़ये हैं, ऐसे कितने ही है। अभी लातूर में 2 जगह पर हुआ। लातूर में तो एक 7th स्टैंडर्ड का बच्चा था, 7वीं कक्षा का, उस बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई और लड़के के साथ, और उसका मर्डर हुआ। लातूर के एक हॉस्टल में हॉस्टल के रेक्टर के बेटे ने ही 11वीं 12वीं की बच्ची पर दुष्कर्म किया और उसका मर्डर कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हुआ कि हर एक जगह पर, उदगीर में हुआ, लेकिन इन हर एक जगह पर एफआईआर करने के लिए हमें 24 से 48 घंटे तक वहाँ संघर्ष करना पड़ा। अगर एक एफआईआर करने के लिए इंसाफ मिलना ना मिलना बड़ी दूर की बात है, पर एक एफआईआर के लिए अगर हमें घंटों मोर्चे निकालने पड़ते हैं, वहाँ पर धरना देकर बैठना पड़ता है, तो क्या सही में ये लोकतंत्र है? क्या फडणवीस साहब के रहते इस राज्य में क्या कानून सुव्यवस्था नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं? क्योंकि पिछले 10 सालों में से 7.5 साल फडणवीस साहब एज अ होम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और उन्हीं के इस सारे कार्यकाल में क्राइम रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो मैंने पहले भी मांग की थी, खैर अब तो 3 महीने इलेक्शन को बचा है, लेकिन हमने मांग की थी कि आप हमें महिला अत्याचार का वाइट पेपर दें, जो कि फडणवीस साहब नहीं दे पाए हैं। मुझे लगता है इस आने वाले इलेक्शन में लोगों के लिए एक अहम मुद्दा होगा कि हमें क्या चाहिए। क्या हमें हर महीने के 1500 चाहिए या हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए? मैम इसी बात पे आ रहा था मैं कि इधर तो लाड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपये महीना ये लोगों को दे रहे हैं और इधर बहन की बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये टोटल जो मामला है, तो इस मामले में ज़्यादा तो होना चाहिए कि सुरक्षा वाले मुद्दे पर इनका ज़्यादा जोर होना चाहिए, पर नज़र नहीं आता है। आपको क्या चाहिए? आपको लाडली बहन चाहिए या महफूज बहन चाहिए? महफूज बहन चाहिए। और महफूज बहन के लिए चाहिए कि एक अच्छा ताकतवर गवर्नमेंट हो, एक ऐसा गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जाति धर्म के परे जाकर सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की आँख से देखे, जो इंसाफ की तराजू में हर चीज़ तौल कर अपने डिसीज़न ले। और माफ़ कीजिए, लेकिन फडणवीस साहब के रहते ये कतई मुमकिन नहीं है। ये हम पिछले 7.5 सालों से देख रहे हैं। तो बहू बेटियों की अगर सुरक्षा चाहिए तो हमें बीजेपी को हटाना ही होगा। दूसरी एक बात है, जहाँ पर आपने जिस तरह से बेटियों के बारे में बात की, अभी पूरे स्टेट के अंदर कोई ना कोई बाहर आता है, कोई स्टेटमेंट देता है और माहौल जो है अराजकता वाला माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले परली के अंदर जो है पुलिस स्टेशन के सामने एक ठिया आंदोलन चला सकल मुस्लिम समाज की ओर से, और उनको जो है पूरा दिन बैठकर रात में 10 बजे जो है एफआईआर हुई है यहाँ से। तो मैम ये इलेक्शन के सामने रखते हुए इलेक्शन को ये चीज़ें हो रही है, मतलब कि क्योंकि जब भी हम पिछले इसमें देखें कि बाबा रामगिरी के लिए जो है मुख्यमंत्री शिंदे साहब खुद सामने आए, तो क्या इन लोगों को लाया जा रहा है? He will pay for it. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चाहिए कि मुख्यमंत्री जब अपने पद की शपथ लेते हैं तो वह कहते हैं कि मैं संविधान को हाजिर नाजिर मान के शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी एक कम्युनिटी के लिए
ज़्यादा का ममत्व या ज़्यादा का आकस भाव नहीं रखूँगा, लेकिन फिर भी अगर एक कम्युनिटी या उस कम्युनिटी का कोई एक कम्युनिटी बोलने की बजाय एक ऐसा बंदा, क्योंकि किसी भी धर्म में द्वेष नहीं सिखाया जाता, नफ़रत नहीं सिखाई जाती। रामगिरी का जो स्टेटमेंट था वो यकीनन हिंदू धर्म की सीख नहीं है। जिस तरह से, क्योंकि हम संत तुकोबा राय के काल से देखते आ रहे हैं। संत तुकोबा राय थे, संत ज्ञानेश्वर जी थे, कितने ही संत यहाँ पर हुए हैं, आज की तारीख में भी कितने ही लोग, लेकिन ऐसे बेतुकी बातें किसी ने नहीं की। और ऐसी बेतुकी बातों को बजाय उनको सुनाने के, उनके पीछे खड़े रहना, यह शिंदे साहब को शोभा नहीं देता। बतौर चीफ मिनिस्टर उनके पद को यह शोभा नहीं देता, और आने वाले दिनों में उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। रही बात कि ऐसे क्यों होता है, क्यों ऐसे आए दिन बेतुके बयान होते हैं, तो इसकी वजह यह है कि यह लोग विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर पाते। ये बता नहीं पाते कि हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इंडेक्स और उसके हालात क्या है। ये बता नहीं पाते कि महिला सुरक्षा का क्या चल रहा है। ये बता नहीं पाते कि स्कूली शिक्षा में उन्होंने क्या बढ़त पाली है। तो इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। जो विकास के मुद्दे के नाम पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, राम मंदिर, संसद निर्माण, या पिछले दिनों में और कुछ ये अपना मालवन का छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में, जिस हड़बड़ी में ये चीज़ें बनाई गई और लोकसभा को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से इसके उद्घाटनबाजी, पतंगबाजी की तरह उद्घाटनबाजी शुरू कर दी, इसमें ना राम मंदिर ठीक से बना, आप देख रहे हैं कि पानी टपक रहा है वहाँ से, ना संसद ठीक से बनी, आपने देखा कि तालाब जैसा माहौल हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वाक़या हुआ वो तो बिल्कुल ही शर्मनाक है। बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए सर गवर्नमेंट को इस बात पर। मेरा उसी पर सवाल तो था अगला। यह सारी चीज़ों पर जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग इस तरह की बेतुकी बयानबाजी और कौमी फसाद खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको मेन मुद्दे पर से ध्यान हटाना है। वो हटाने के लिए, लेकिन इसमें मैं आपको एक छोटा सबमिशन ज़रा डाल दूं और आपके दर्शक भी इस बात पर सोचें, गवर्नमेंट किसकी है भाई? बीजेपी। बीजेपी क्या कह रही है कि हम सही मायने में सच्चे हिंदू हैं, कड़वे हिंदू हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस वाले हिंदू नहीं थे, कांग्रेस वाले बड़े मुसलमान परस्त थे, दलित परस्त थे, लेकिन कांग्रेस के काल में तो कभी हिंदू आक्रोश मोर्चा नहीं निकला, तो बीजेपी के काल में ये हिंदू आक्रोश मोर्चे क्यों? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ही अच्छी थी भैया, जो हिंदुओं को सुरक्षा दे पा रही थी। बीजेपी तो सुरक्षा देने से रही, बीजेपी तो नहीं सुरक्षा दे पा रही। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारा हो रहा है, इसको जब हम देखते हैं तो हमारी समझ में आता है कि जो लोग विकास के मुद्दे पर नहीं बात कर पाते, वो लोग इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करते हैं। आखिरी एक मेरी बात जो है लेना है, आखिरी जो मेरी बात है वो ये है कि जैसे मालवन के छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा है, ये पुतले के गिरने पर जो उसको बनाने वाले लोग हैं वो अभी एक शिल्पकार को जो है तो अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा भ्रष्टाचार है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या उसे अरेस्ट किया या वह खुद पनाह में आ गया? जी, क्या उसे डर था कि अगर लोगों के हत्थे चढ़ गया तो कुछ और हो जाएगा, तो वो खुद चलकर गवर्नमेंट की पनाह में आ गया? क्योंकि अगर गवर्नमेंट को अरेस्ट करना था तो वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था क्या? उसे ज़मीन खा गई थी, आसमान निकल गया था? 10 दिन क्यों लगे आपको? 28 साल का लड़का, खैर उसकी उम्र में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि छोटी उम्र में भी लोग बड़े कारनामे कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान 1.5 फुट से ज़्यादा का पुतला नहीं बनाता है, उसे आपने इतना बड़ा जोखिम का जिम्मा क्यों दिया? किस लिए दिया? उसके और नीतीश राणे की तस्वीरें और उनका बार बार एक साथ रहना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसने काम का जिम्मा दिया था? कला संचालनालय जो भी हर स्टैचू पर काम करता है, उसका परमिशन बड़ा अहम होता है, उसकी देखरेख में काम होना चाहिए। उसने
पहले हरी झंडी दिखानी चाहिए। कला संचालनालय ने साफ तौर से बताया था कि 6 फीट से ज़्यादा हाइट का आपको पुतला नहीं बनाना है, तो आपने ज़्यादा हाइट का पुतला क्यों बनाया? अगर आपको ज़्यादा हाइट का पुतला बनाना था तो उसकी मजबूती पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर आप बोल रहे हैं कि पर आवर 45 किलोमीटर का वह तूफान हवा चल रही थी, तो क्या पहले ही हवा चल रही है? इसके पहले हवा नहीं चल रही थी? ये बड़ी गौरतलब बात है कि कोंकण में बड़े बड़े नारियल के पेड़ होते हैं। पर आवर 45 किलोमीटर की गति से अगर हवा चल रही थी, नारियल तो नहीं गिरे भैया, पेड़ से नारियल नहीं गिरे और स्टैचू गिर गया। ये हमारी समझ में नहीं आया। बचाना किसको है आपको? और अहम बात, छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी स्टैचू आज तक बने हैं, किसी भी स्टैचू में उनके मस्तक का जो जख्म का निशान किसी ने नहीं दिखाया था। तो ये आप्टे ने क्यों दिखाया? आप्टे क्या दिखाना चाहता था? आखिरी बात, जब यह वाकया हुआ तो इस पर खुलकर सबसे पहले माफ़ी मांगी वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित दादा। हम उनकी सराहना करते हैं, वेलकम करते हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने खुलकर आकर माफ़ी मांग ली। लेकिन दूसरे दिन इस पर सीएम ने भी माफ़ी मांग ली। 4 दिन के बाद सीएम ने माफ़ी मांग ली। 5वें दिन प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली। लेकिन यह पुतला बनाने के लिए और पुतला गिरने के बाद जिसने हड़कंप मचाने की कोशिश की वह चवन्नी छाप और उसका रहनुमा फडणवीस, इनको माफ़ी मांगने को क्या हुआ था? क्यों नहीं माफ़ी मांगी? आज तक गिला तक नहीं। ये क्या कहलाता है? ये कौन सी आपकी सोच है कि अजित दादा माफ़ी मांगते हैं, शिंदे साहब माफ़ी मांगते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फडणवीस माफ़ी नहीं मांगते हैं? क्या फडणवीस साहब के दिल में छत्रपति शिवराय के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है? छत्रपति शिवराय को लेकर इतनी नफरत भरी सोच फडणवीस की क्यों है? छत्रपति शिवराय के माथे का जख्म दिखाने में आप्टे की कौन सी नफरती सोच है? इसका जवाब तो फडणवीस को इलेक्शन में देना पड़ेगा। आखिरी बात, कल परली का दौरा किए हैं, क्या कहेंगे शॉर्ट में? नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी हालात जो है वो संगीन है और इन लोगों को मदद जब मिलेगी तब मिलेगी, सरकारी मदद। लेकिन आज की तारीख में कम से कम वाटर पंप से अंदर का पानी बाहर निकाले, एक अच्छी जगह पर, जिसे हम कहेंगे कि थोड़ा उनके लिए एक हाइजीनिक माहौल हो, ऐसी जगह पर उन्हें 2-4 दिन रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर कुछ आपको फवारनी वगैरह करने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दें। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय ने इस पर कुछ आदेश निकाले थे पर मंत्री महोदय ने आदेश निकालने के बावजूद नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन ने काम ठीक से नहीं किया है। कल मैंने सीओ से बात कर ली है, तहसीलदार से बात की है। सीओ और तहसीलदार ने मुझे आज कहा है कि वह वहाँ पर थोड़ा मिट्टी और चूरमा वगैरह करके थोड़े रोड ज़रा अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे और पानी भी बाहर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। देखिए, ये थे सुषमा अंधारी जी, जो हमसे कुछ अहम मुद्दों पर इन्होंने हमसे बात की। मैं सबाहत अली सैयद, मेरे सहयोगी सैयद मुबशिर के साथ महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल परदी के लिए।